नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल डरावनी दास्तां पर। आपका अपना चैनल, ये मैंने क्यों बोला, ये वीडियो के एंड में आपको पता चल जाएगा। कुछ लोग हमारे साथ घटने वाली अनहोनियों को सच मानते हैं तो कुछ झूठ। आज मैं जो कहानी आपके लिए लेके आई हूँ वो है एक ऐसे बच्चे की जिसके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, और एक ऐसे स्कूल की जिसमें कई लोगों के साथ इस तरीके की घटनाएं घटी। तो क्या था उस स्कूल का राज, आइए इस कहानी में जानते हैं। ये कहानी है एक बच्चे की जिसका नाम था अनमोल। अनमोल को फुटबॉल खेलने का बहुत शौक था और वो अपनी स्कूल टीम की फुटबॉल टीम का हिस्सा भी था। उसका स्कूल हर बार इंटर स्कूल कंपटीशन में पार्ट लेता था और हर बार की तरह एक बार फिर उसके स्कूल ने इंटर स्कूल कंपटीशन में पार्ट लिया और सेमीफाइनल्स जीत गए। अब उनको हिमाचल के एक स्कूल की टीम से फाइनल मैच खेलना था। अनमोल के स्कूल की तरफ से उन सभी बच्चों की फैमिलीज को ये बोल दिया गया कि जो भी स्टूडेंट्स मैच में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको एक दिन के लिए हिमाचल के ही स्कूल में स्टे करना होगा और नेक्स्ट डे स्कूल वैन सबको घर ड्रॉप कर देगी। मैच के एक दिन पहले सभी बच्चे एकजुट हुए और हिमाचल जाने के लिए स्कूल बस में बैठ गए। कुछ ही देर में वो सब हिमाचल के स्कूल में पहुंच गए। वहां के पीटी सर ने सब बच्चों का वेलकम किया और उन्हें पूरा स्कूल घुमाने लगे। घुमाते घुमाते वो बिल्डिंग के सेकंड फ्लोर पे पहुंचे जहां एक रूम लॉक था और उसके ताले को सील किया हुआ था। सभी बच्चों को देख के कुछ अजीब लगा और पूछने पे पीटी टीचर ने ये बताया कि यहाँ रेनोवेशन हो रही है, इसी वजह से ये रूम को लॉक किया गया है। क्योंकि अनमोल को भूतों से बहुत डर लगता था तो उसको बाकी के बच्चे चिढ़ाने और डराने लगे कि यहाँ पे भूत है जो कि तुझे साथ ले जाएगा। अनमोल ये सुन के काफी डर गया और उसका मन हुआ कि वो मैच छोड़ के बस घर चला जाए, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं था। उसी रात सब बच्चे सोने के लिए गए, लेकिन केवल अनमोल ही एक ऐसा बच्चा था जिसे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। अचानक से उसको किसी की आवाज सुनाई दी जो उसको बोल रहा था, तू डर क्यों रहा है, इधर आ। ये सुन के अनमोल काफी डर गया और उसके हाथ पैरों में पसीना आने लगा। कुछ देर बाद उसे फिर से एक आवाज सुनाई दी, जानना नहीं चाहोगे रूम क्यों लॉक है। इस बार अनमोल डर के उठ गया और सीधा अपनी मैम के पास गया और जाके बोला, मैम मुझे कोई आवाज दे रहा है। मैम को लगा कि बच्चे आपस में शैतानी कर रहे हैं, इसीलिए मैम ने बच्चों को तेज आवाज में बोला कि सब स्टूडेंट्स चुपचाप सो जाएं। अनमोल भी अपने बेड पे चला गया और सोने की कोशिश करने लगा। कुछ देर बाद उसे अचानक से आवाज आई, जानना नहीं चाहोगे रूम क्यों लॉक है। ये सुनकर अनमोल हद से ज्यादा डर गया और उसने सोचा कि ये फिर उसका कोई वहम होगा। ठीक तभी उसे एक आवाज आई, अनमोल जल्दी ऊपर आओ, तुम्हारी फुटबॉल ऊपर ही रह गई है। और ये आवाज किसी और को नहीं सुनाई दे रही थी क्योंकि ये सिर्फ अनमोल को ही सुनाई दे रही थी। अनमोल चौंक के उठ गया और अपनी फुटबॉल की आवाज सुनते सुनते बिल्डिंग के सेकंड फ्लोर पे जा पहुंचा। बॉल उछलती उछलती उस लॉक्ड रूम के सामने जाके रुक गई। वो बच्चा जो भूतों से बहुत डरता था, न जाने कैसे वो उस गेट के आगे आ पहुंचा। जैसे ही अनमोल गेट के सामने बॉल लेने पहुंचा, वो सीड लॉक अपने आप खुल गया और अनमोल को पीछे से किसी ने धक्का दिया। वो सीधा रूम में जा गिरा। वो आवाज जो सिर्फ अनमोल को सुनाई दे रही थी, जिसकी वजह से वो उस बंद दरवाजे के पास जा पहुंचा, क्या थी वो वजह, क्या था उसका राज। अगली सुबह अनमोल उसी दरवाजे के पास बेहोश मिला और उस रात उसके साथ क्या हुआ था कोई नहीं जानता। उसकी ऐसी हालत देख के एक बार फिर से नई अनहोनी उसी रूम के सामने होने की वजह से मैच को कैंसिल कर दिया गया। कुछ समय बाद जब स्कूल के आसपास के लोगों को इस घटना के बारे में पता चला तो सबके मन में जिज्ञासा उठी कि क्या है उस कमरे का राज। तभी इस राज का खुलासा करने उसी स्कूल का
वार्डन सामने आया, जिसने इस कमरे की और इस स्कूल की इस दहशत भरी कहानी का खुलासा किया। वार्डन ने बताया कि ये स्कूल कई साल पहले हॉस्टल हुआ करता था और हर साल की तरह एक बार फिर गर्मियों की छुट्टियां पड़ी, जिसमें सब बच्चे अपने घर जाया करते थे। छुट्टी से एक दिन पहले सब बच्चों ने अपने बैग्स पैक किए और अपने घर की ओर निकल पड़े। बच्चों के साथ साथ सभी टीचर्स और वहां के केयर टेकर्स भी अपने घर की ओर निकल पड़े। उनमें से एक बच्चा था जिसका नाम था राकेश। वो गर्मियों की छुट्टियों की बात से थोड़ा उदास था, क्योंकि उसके माँ बाप नहीं थे और वो हॉस्टल से पहले अपनी बुआ के घर में रहता था, जो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। उन्होंने उसे बोला भी था कि हॉस्टल से कभी वापस घर मत आना। इसी वजह से राकेश अपने कमरे में चुपचाप उदास बैठा रहा और रोता रहा, क्योंकि सारे बच्चे और हॉस्टल का स्टाफ घर की ओर निकल चुका था। तो वहां के सिक्योरिटी गार्ड ने रूम्स को लॉक करना शुरू किया, लेकिन राकेश रूम में ही रह गया और गार्ड वो रूम लॉक कर चुका था, क्योंकि अब हॉस्टल में कोई नहीं था, तो कोई भी उस बच्चे की चीख सुन नहीं सकता था। वो रोता रहा, चीखता चिल्लाता रहा, जोर जोर से दरवाजा पीटता रहा, मगर अंत में निराशा ही हाथ लगी। बहुत दिनों तक खाना पीना ना मिलने की वजह से उस बच्चे की वही मौत हो गई और यहीं से शुरुआत हुई उस रहस्य की, जिसकी वजह से अब कई लोगों के साथ दुर्घटनाएं घटने वाली थी। 2 महीने बाद जब सब लोग हॉस्टल वापस आए और वो रूम खोला, तो उसमें से बच्चे की लाश मिली। हॉस्टल के सीनियर अथॉरिटीज ने बच्चे को अंतिम विदाई दी और उसकी आत्मा शांति के लिए पूजन किए, मगर ये सब इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाला था। कुछ समय बाद उस कमरे में कुछ ना कुछ बुरी घटनाएं होने लगी और काफी लोग उसका शिकार होने लगे। हॉस्टल में ये बात फैल चुकी थी कि उस कमरे में से उस बच्चे की चीखने की और रोने की आवाजें सुनाई देती हैं, और इन्हीं सारी चीजों की वजह से उस कमरे को सील कर दिया गया। अब सवाल ये उठता है कि इतनी पुरानी बात ये वार्डन कैसे जानता था? कौन है ये और कैसे पता इसे उस दरवाजे का रहस्य? इस बात का खुलासा भी उसी ने किया। उसने बताया कि वो पहले उसी हॉस्टल में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता था और जिस दिन सारे रूम्स लॉक हो रहे थे वो सारे इसी के द्वारा किए गए थे, मगर ये उस बात से अनजान था। 2 महीने बाद जब ये वार्डन वापस हॉस्टल पहुंचा, तब उसे ये बात पता चली कि उससे अनजाने में कितनी बड़ी गलती हो चुकी है। तो यही रहस्य था उस कमरे के आज तक बंद होने का, और अनमोल के साथ जो भी डरावनी घटनाएं हुई उसकी वजह भी यही थी। तो दोस्तों, अगर आपको अनमोल की कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर आप चाहते हैं कि हम कई ऐसी कहानियां और लेकर आएं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमसे जुड़िए। बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। एक और बात, अगर आपके पास ऐसी कोई कहानी है जो आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक ईमेल आईडी दिया गया है, आप उस पर मेल कर सकते हैं। आपकी कहानियां हम सुनेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल डरावनी दास्तां पे। आज की कहानी हमें हमारे सब्सक्राइबर अनिल ने भेजी है, तो आइए बढ़ते हैं कहानी की ओर। कभी कभी हमारे साथ कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं जिनकी हम कल्पना भी नहीं करते, और जब हमें समझ आती है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तो आज जिस कहानी के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ वो एक छलावे की कहानी है। छलावा भूत, प्रेत या कोई आत्मा नहीं होता, बस उसे इंसानों को डराना पसंद होता है। छलावे की एक आदत होती है कि वो किसी भी इंसान की जान नहीं लेता।
हम में से बहुत लोगों के साथ कभी ना कभी छलावे के किस्से जरूर हुए होंगे। बहुत लोग इसे सच मानते हैं, मगर आप सच माने या ना माने, ऐसे किस्से हुए जरूर हैं। चलिए कहानी की ओर बढ़ते हैं। ये कहानी है अनिल की, जो एक ढाबे में कुक की नौकरी किया करता था। वो रोज सुबह 6 बजे ढाबे पे आ जाता और रात को 8 बजे अपने घर चला जाया करता। अनिल शहर में अपने परिवार से दूर रहता था, जिसकी वजह से वो कभी कभी खुद को अकेला महसूस करता था। वो एक किराए के घर में रहता था, जहां और भी कमरे थे और वहां पे और भी लोग रहा करते थे। अनिल के कमरे से कुछ कदम दूर एक और कमरा था, जहां रवि नाम का एक शख्स रहता था, जो अनिल का खास दोस्त बन चुका था। क्योंकि दोनों ही अपने परिवार से दूर थे, तो दोनों अपने अपने काम के बाद अक्सर साथ बैठ जाया करते थे और खाया पिया करते थे। रवि और अनिल इतने पक्के दोस्त बन चुके थे कि बहुत बार ऐसा होता था कि सिर्फ अनिल के ही घर खाना बनता था और वही दोनों मिल बांट के खाया करते थे। एक दिन जब अनिल अपने घर लौटा और उसने खाना बनाया, तब उसने देखा कि रवि के कमरे से कोई आवाज नहीं आ रही। उसे लगा शायद रवि सो रहा है, इसलिए उसने दरवाजा नहीं खटखटाया। रात में अनिल को रवि के कमरे से आवाज आई। तब अनिल उसके कमरे के पास गया और उसने दरवाजा खटखटाया और पाया कमरे में रवि बैठा था। और रवि ने पूछा, कुछ खाने को है क्या? तब अनिल ने बोला, हाँ अभी लाया। अनिल रवि के लिए खाना लाया और दोनों ने कुछ देर बातें की। अगली शाम फिर अनिल रवि के कमरे में खाना लेके गया और रवि उससे बातें करने लगा। लेकिन रवि के बात करने का तरीका बहुत अजीब था। उसकी आवाज लड़खड़ाई हुई थी। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि छलावे हमेशा कम बात करते हैं, क्योंकि उनकी आवाज इंसानों से अलग होती है। और यही वजह थी कि अनिल को रवि की आवाज अलग और अजीब लग रही थी। रवि ने अनिल से कहा, तू यहाँ कब से रह रहा है? ये सुन के अनिल को बहुत अजीब लगा, क्योंकि अनिल तो रवि के बाद ही इस जगह पे शिफ्ट हुआ था। अनिल ने बोला, भाई मजाक मत कर। कुछ देर बाद रवि ने पूछा, तू क्या काम करता है? ये सुन के अनिल को धक्का लगा, क्योंकि रवि जानता था कि वो एक कुक था और इसी वजह से अनिल रवि के लिए बहुत बार खाना भी बनाया करता था। अगले दिन सुबह अनिल ने देखा कि रवि के कमरे पे ताला लगा हुआ है। उसने सोचा कि रवि अचानक कहाँ चला गया और उसने रवि को फोन लगाया। जब उसने रवि से बात की, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। रवि ने बताया कि वो 2 दिन पहले ही अपने गांव आ गया था, क्योंकि उसके पापा की तबीयत खराब थी। अनिल ने उसे बोला, अरे यार तू कैसी बात कर रहा है? कल ही तो मैं तेरे कमरे में आया था। ये सुनते ही रवि ने अपनी माँ के कान पे फोन लगाया और उसकी माँ ने कहा कि हाँ बेटा, रवि तो 2 दिन पहले ही गांव आ गया था। ये सुन के अनिल को घबराहट होने लगी और उसने फोन रख दिया। अनिल को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि उसके साथ हुआ क्या था। लेकिन सच तो ये है कि उसके साथ छलावा हुआ था, जो उसे महसूस ही नहीं हुआ। हो सकता है कभी ना कभी हम में से भी किसी के साथ ऐसा कुछ हुआ हो, और जब तक हमें समझ आई हो तब तक बहुत देर हो चुकी हो। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको अनिल की कहानी? अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों, आप भी अपनी कहानियां हमें मेल कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक ईमेल आईडी दिया गया है, आप अपनी कहानियां हमें भेज सकते हैं। आपकी कहानियां हम सुनाएंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल डरावनी दास्तां पर। आज की कहानी दिल्ली शहर में स्थित दिल्ली कैंट की है। तो आज की कहानी हमें हमारे सब्सक्राइबर ऋषि ने भेजी है। दिल्ली कैंट में बहुत लोगों के साथ कुछ डरावने हादसे हुए हैं और ऋषि के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। तो आइए बढ़ते हैं कहानी की ओर और जानते हैं कहानी उनके नज़रिए से। मेरा नाम ऋषि है
मैं दिल्ली शहर का रहने वाला हूँ और रोज की ही तरह मैं अपने ऑफिस से शाम को घर लौट रहा था। मेरी एक आदत है कि मैं अक्सर घर जाते वक्त अपनी गाड़ी में तेज म्यूजिक सुनता हूँ और अक्सर उसमें खो जाता हूँ। उस रात भी ऐसा ही हुआ। मैं अपने ऑफिस से नीचे उतरा, अपनी गाड़ी में बैठा और अपने मनपसंद गाने चलाए। मैं घर की ओर बढ़ ही रहा था, मुझे मेरे दोस्त वरुण का कॉल आया और उसने मुझे मिलने के लिए बोला। क्योंकि वो मेरा खास दोस्त है तो मैं उसे मना नहीं कर पाया। मैंने गाड़ी घुमाई और उसके घर की ओर बढ़ने लगा। मैं गाने सुनने में इतना ज्यादा बिजी था कि मैं समझ ही नहीं पाया कि मैंने कब वो रास्ता पकड़ लिया जो मुझे शायद नहीं पकड़ना चाहिए था। मैं आगे बढ़ता गया और मैंने देखा कि अचानक से सड़क पर धुंध आ गई है, जबकि मौसम तो बिल्कुल साफ था। तो ये धुंध आई कहां से? मैंने अपनी गाड़ी धीमी की और मैं बढ़ता गया। कुछ ही आगे पहुंच के मुझे समझ आया कि मैं दिल्ली कैंट रोड पे था, जो कि बिल्कुल भी सेफ नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं। मैंने जैसे तैसे करके गाड़ी भगाने की कोशिश की, लेकिन तभी मुझे लगा कि मेरी गाड़ी को पीछे से किसी ने धक्का दिया। मैं घबरा गया, मगर मैंने गाड़ी नहीं रोकी। मैं अभी भी आगे बढ़ता ही जा रहा था। तभी अचानक से मैंने देखा कि मेरी गाड़ी की स्पीड कम होती जा रही है, लेकिन फिर भी मैं गाड़ी बढ़ाता गया और रोकी नहीं। अचानक से मैंने देखा कि सामने कोई औरत खड़ी है जो कि बहुत डरावनी लग रही थी। मुझे बहुत डर लग रहा था और मेरी जगह कोई और भी होता तो शायद वो डरता। मैंने घबराहट में सबसे पहले अपने गाड़ी का म्यूजिक ऑफ किया और सोचा कि कुछ भी हो जाए मुझे नहीं रुकना, और मैंने तेज स्पीड में गाड़ी भगाई। और मैंने जो देखा उससे बस ये मानो कि मैं मरते मरते बचा। मैंने देखा कि वो लड़की जो अभी मुझे गाड़ी के सामने खड़ी दिखाई दी, वो मेरे साथ साथ भाग रही है। मैं उसे देख के बहुत घबरा गया और मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, क्योंकि उस रोड पे मैं अकेला ही था और रुकना मतलब मौत। वो लड़की तेज तेज मेरी गाड़ी का पीछा कर रही थी और मैं चिल्लाता भी तो कोई नहीं था मेरी आवाज सुनने के लिए। तभी मुझे मेरे दोस्त का कॉल आ रहा था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, उसे बताऊं, लेकिन फायदा क्या। तो मैंने तेज गाड़ी भगाई और जैसे तैसे करके जान बचा के उस सड़क से बाहर निकला और फाइनली मैं दिल्ली कैंट रोड पीछे छोड़ चुका था। मैं इतना ज्यादा डर चुका था, इतना घबरा चुका था कि मुझे अब कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने सीधा अपने घर की ओर गाड़ी घुमाई और अपने घर जाना बेहतर समझा। मैं अपने घर पहुंच तो गया, लेकिन जो चीज मेरे साथ हुई वो इतनी ज्यादा डरावनी थी कि आज तक मैं उसे नहीं भूल पाया। मैं उस रोड पे कभी दोबारा तो नहीं गया, लेकिन आज भी मुझे कभी कभी सपने में वो चुड़ैल दिखाई देती है। और मैंने आसपास के अपने दोस्तों से भी पूछा और यही पाया कि वहां पे और भी लोगों के साथ ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं। वो रात मेरे लिए इतनी डरावनी थी कि उसके बाद कम से कम 3 दिन तक मुझे बुखार रहा और सर इतना तेज फटा कि बस पूछो ही मत। दोस्तों, ये वो सच्ची घटना थी जो मेरे साथ हुई। और दिल्ली के कई लोग ये सलाह देते हैं कि उस रोड पे रात को नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहां किसी लड़की का साया है जो गाड़ियों के साथ भागता है और उन्हें डराता है। दोस्तों, ये मेरी आप बीती थी जो भी आप सबने सुनी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ऋषि की कहानी? अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें। हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप भी हमें अपनी ऐसी ही कहानियां भेज सकते हैं
नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक ईमेल आईडी दिया गया है। आप अपनी कहानियाँ हमें मेल कर सकते हैं। आपकी कहानियाँ हम सुनाएंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल डरावनी दास्तां पर। जिन एक बहुत ही डरावना नाम। इसे हम शैतानी ताकत या बुरी आत्मा भी कह सकते हैं। जिस किसी के साथ भी जिन का कोई हादसा हुआ है वो इस बात से जरूर वाकिफ होगा कि ये क्या कर सकते हैं और ये कितने ताकतवर हो सकते हैं। दोस्तों, आज की कहानी एक जिन और एक ऐसी लड़की की कहानी है जो जिन की वजह से काफी सालों तक परेशान रही, या शायद पूरी जिंदगी। यह वाकया है दिल्ली शहर में रहने वाले एक परिवार का और उसी परिवार की एक लड़की का जिसका नाम था नाजिया। नाजिया के परिवार में कुल 4 सदस्य रहते थे, जिसमें उसके पिता, उसकी माँ और उसका भाई रिजवान रहा करता था। नाजिया एक बहुत ही शांत स्वभाव की लड़की थी जो चुपचाप रहना पसंद करती थी और ज़्यादा किसी से बात करना उसे पसंद नहीं था। रिजवान का एक बहुत ही खास दोस्त हुआ करता था जिसका नाम था साजिद। वो अक्सर रिजवान के घर आया जाया करता था, मगर एक चीज़ जो उसे हमेशा परेशान करती थी वो था नाजिया का चुप रहना और हर वक्त डरे रहना। वो अक्सर रिजवान से पूछा करता था कि तेरी बहन को क्या परेशानी है, ये इतना चुप चुप इतना शांत शांत क्यों रहती है, घर से बाहर भी नहीं जाती। तब हर बार रिजवान उसे ये कह के टाल देता था कि तू छोड़ना और बता कुछ नया। एक रात सब सो रहे थे और रिजवान को अचानक से नाजिया की तेज तेज रोने की आवाज़ आने लगी। वो आवाज़ इतनी तेज थी कि आसपास के पड़ोस वाले भी आ गए और गेट खटखटा के उसके घर वालों से पूछने लगे। सबने नाजिया के घर वालों से पूछा कि क्या हुआ, नाजिया की इतनी तेज चिल्लाने की आवाज़ क्यों आ रही है, क्या कोई परेशानी है। तो उसके घर वालों ने जवाब दिया कि नहीं नहीं, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, आप चले जाइए, सब ठीक है यहाँ। पड़ोसियों को ये कुछ अजीब लगा। अगली सुबह रिजवान के घर साजिद आया और जब उसे इस हादसे के बारे में पता चला तो उसका शक धीरे धीरे यकीन में बदलने लगा कि कुछ तो गलत ज़रूर है नाजिया के साथ। और उसने सोचा कि उसे इस बात का पता लगाना चाहिए। अगली रात जब साजिद रिजवान के घर के पास से गुजर रहा था तो उसे एक आवाज़ सुनाई दी। खिड़की में से उसने देखा और पाया कि नाजिया किसी से बात कर रही है, जबकि वहां तो कोई था ही नहीं। ये देख के रिजवान तुरंत खिड़की के पास आया और जोर से चिल्लाया, साजिद तू ये क्या हरकत कर रहा है। साजिद ने बताया, रिजवान नाजिया किसी से बात कर रही है लेकिन वहां तो कोई है ही नहीं। रिजवान ये सुनकर जोर से चिल्लाया और बोला, साजिद देख तू अभी यहां से चला जा। क्या था वो सच जो रिजवान उस रात छुपा रहा था, और क्या थी नाजिया की सच्चाई, आइए जानते हैं। एक रात साजिद और उसके दोस्त टहलकर घर की ओर आ रहे थे। साजिद घर से कुछ ही दूर था, तभी उसने देखा कि सड़क के उस पार एक लड़की तेज तेज चिल्ला रही है, जोर जोर से रो रही है और भाग रही है। साजिद को ये कुछ अजीब लगा और वो अपने दोस्तों के साथ उस लड़की का पीछा करने लगा। वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, रुक जाओ रुक जाओ, लेकिन वो नहीं रुकी। वो भागती हुई सीधा पार्क के अंदर गई, बेंच पे बैठी और तेज तेज रोने लगी। कुछ ही देर में साजिद वहां पहुंच गया और साजिद जैसे ही आगे बढ़ा उसने अचानक से चिल्लाया, नाजिया क्या ये तुम हो। नाजिया को वहां बैठा देखकर साजिद के होश उड़ चुके थे। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने नाजिया का हाथ पकड़ा और रिजवान को फोन लगाया और बोला, रिजवान रिजवान नाजिया यहाँ पार्क में बैठी है।
क्योंकि पार्क घर से कुछ ही दूरी पे था, इसीलिए रिजवान वहां तुरंत पहुंचा और उसने देखा कि नाजिया जोर जोर से चिल्ला रही है, चीख रही है, क्योंकि ये वाकया बहुत अजीब था और रात का समय था। तो शोर की वजह से आस पड़ोस के सारे लोग उठ गए और पार्क में आ पहुंचे। रिजवान ने काफी कोशिश की नाजिया को घर ले जाने की। नाजिया ने उसे तेज धक्का मारा और रिजवान काफी दूर जा गिरा। आस पड़ोस के लोगों ने भी नाजिया को उठाने की कोशिश की ताकि उसे घर पहुंचा सके, लेकिन नाजिया ने उनसे भी हाथापाई की। साजिद वहां खड़ा देख रहा था और सोच रहा था कि एक ऐसी लड़की जो इतनी शांत रहती हो, चुपचाप रहती हो, वो ऐसा कैसे कर सकती है? उसमें तो जबकि इतनी ताकत ही नहीं है। लेकिन तभी नाजिया बेहोश हो गई और रिजवान उसे घर ले गया। क्योंकि अब ये बात बहुत बढ़ चुकी थी, तो साजिद भी रिजवान के साथ उसके घर जा पहुंचा। रिजवान ने पहले तो शुक्रिया किया कि उसने उसकी बहन की मदद की और उसे सही वक्त पर कॉल किया। तभी साजिद ने रिजवान से पूछा कि नाजिया की हालत की वजह क्या है। तब रिजवान ने उसे बताया कि नाजिया की ऐसी हालत बचपन से ही है। अपनी बहन की ऐसी हालत देखकर रिजवान बहुत परेशान हो चुका था और उसने ठान लिया कि वो अपने माँ बाप से पूछकर ही रहेगा कि नाजिया की ऐसी हालत क्यों है और उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। परेशानी से अपनी माँ के पास पहुंच के रिजवान ने कहा, कब तक हम नाजिया को इस हालत में देखेंगे? आप क्यों कुछ नहीं करते? तब रिजवान की माँ बताती है, ये बात तब की है जब मैं शादी से पहले गांव में रहा करती थी। लोगों का मानना था कि हमारे गांव में एक जिन का साया था। वहां के सभी लोग जिन के साए से बचने के लिए मौलवी का पढ़ा ताबीज़ पहना करते थे। मैं उन सब चीज़ों को नहीं मानती थी, लेकिन घर वालों के कहने पे मुझे भी वो ताबीज़ पहनना पड़ता था। कुछ समय बाद मेरी शादी हुई और मैं शहर आ गई और मैंने वो ताबीज़ उतार के रख दिया। एक बार जब मैं शादी के बाद अपने गांव गई, तब वहाँ पहुँच के ही मेरी तबीयत खराब हो गई और तब नाजिया का जन्म होने वाला था। इलाज के लिए मुझे तुरंत शहर आना पड़ा और तभी नाजिया का जन्म हुआ और उसके जन्म के कुछ टाइम बाद ही मेरी तबीयत अपने आप ठीक होने लगी। 6-7 साल की उम्र में हमने देखा कि नाजिया किसी से बात करती थी और खेला करती थी। धीरे धीरे ये चीजें बढ़ने लगी और नाजिया का खेल डर में बदलने लगा। वो जिन नाजिया को दिखने लगा। कभी परछाई, कभी आवाजों ने नाजिया के दिल में डर पैदा कर दिया। तब से ही वो डरी और सहमी रहने लगी। रिजवान ने सवाल किया, क्या आपने नाजिया को वो ताबीज पहनाया? कहाँ है वो ताबीज? माँ ने बताया कि ताबीज उनसे कहीं खो चुका है और अब उस ताबीज को बनाने के लिए मौलवी साहब भी नहीं रहे। तब रिजवान ने एक सवाल किया, तो क्या जिंदगी भर नाजिया ऐसे ही रहेगी? माँ ने कहा, शायद। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या नाजिया कभी ठीक हो पाएगी या वो जिन जिंदगी भर उसके साथ ही रहने वाला है? कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई और आप चाहते हैं कि जिन की कई ऐसी सच्ची कहानियां हम अपने चैनल पर लेकर आएं, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपके पास ऐसी कोई कहानी है जो आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने एक ईमेल आईडी दिया है, आप अपनी कहानी उस पर मेल कर सकते हैं। आपकी कहानियां हम सुनाएंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल डरावनी दास्तां पर। तो आज मैं जो कहानी आपके लिए लेके आई हूँ, वो हमें हमारे सब्सक्राइबर राहुल ने भेजी। ये एक रियल इंसिडेंट है
जो उन्होंने खुद अपने दोस्तों के साथ फेस किया है। तो आइए कहानी की ओर बढ़ते हैं। आपने काफ़ी हॉन्टेड जगहों के नाम सुने होंगे और ऐसी जगहों को हॉन्टेड इसीलिए कहा जाता है क्योंकि हम में से बहुतों के साथ कभी ना कभी कुछ डरावना या रहस्यमय वहाँ घटा होता है। और आज ऐसे ही एक जगह की कहानी मैं आपके लिए लेके आई हूँ। दिल्ली शहर के शोर के बीच एक शांत जगह है जिसका नाम है अग्रसेन की बावली। तो आइए कहानी की ओर बढ़ते हैं। ये कहानी है राहुल की, जो एक कॉलेज स्टूडेंट था। वो और उसके 3 दोस्त अक्सर कॉलेज बंक किया करते थे और घूमने जाया करते थे। एक दिन ऐसे ही उन्होंने सोचा कि क्यों ना किसी डरावनी जगह पे घूमा जाए। वो चारों दोस्तों ने अग्रसेन की बावली जाने का प्लान बनाया और सोचा कि क्योंकि वो एक हॉन्टेड प्लेस है तो क्यों ना वहाँ पे भूत को देखा जाए और कुछ मज़े किए जाएं। क्या पता वहाँ पे भूत है भी या नहीं। वो लोग बावली पहुँचे और उन्होंने पाया कि वो बड़े बड़े पत्थरों से बनी एक इमारत है जिसमें कई छोटे छोटे कमरे और बहुत सारी सीढ़ियां थी। राहुल की अचानक नजर पड़ी और उसने देखा कि नीचे जाने वाली सीढ़ियों के ठीक सामने एक बड़ा सा कुआं था, मगर उसमें पानी नहीं था। उन लोगों ने डिसाइड किया कि उन्हें वहां जाना चाहिए और देखना चाहिए क्योंकि अब शाम हो रही थी और सब लोग वहां से निकल रहे थे। मगर इन चारों दोस्तों ने सोचा कि क्यों ना थोड़ा और इंतजार किया जाए। वो लोग कुएं के अंदर गए और फोटोज खींचने लगे। राहुल को अचानक से लगा कि उसे किसी के हंसने की आवाज सुनाई दी। वो घबरा गया। तभी उसे किसी के सांस लेने की आवाज सुनाई दी। अब राहुल सच में डरने लगा था और उसने सबको बोला कि इस कुएं से बाहर निकलना ही बेहतर है। वो चारों दोस्त बाहर आ गए। तब उसके एक दोस्त ने कहा, इस बावली में कितने सारे छोटे छोटे कमरे और सीढ़ियां हैं, क्यों ना ऊपर जाके देखा जाए। अब सब दोस्त ऊपर नीचे सीढ़ियों पे घूम रहे थे और फोटोज खींच रहे थे। लेकिन तभी वहां के सिक्योरिटी गार्ड ने जोर से आवाज लगाई कि सब बाहर निकल जाएं, बावली के बंद होने का वक्त हो गया है। ये सुनकर वो चारों लोग ऊपर चुपचाप खड़े रहे और उनमें से एक दोस्त ने बोला, करने दे से बावली बंद, हम अभी थोड़ी देर में पीछे की दीवार से कूद के निकल जाएंगे। वो सब वहां बिना शोर मचाए खड़े रहे और सिक्योरिटी गार्ड ने बावली का गेट लॉक किया और कहीं बाहर चला गया। क्योंकि अब शाम के 8 बज चुके थे, वो सब जाने लगे। लेकिन तभी कुएं से किसी के सांस लेने की आवाज आई। उन सभी दोस्तों को डर लगना शुरू हुआ। वो सब तेज भागते हुए बावली की सीढ़ियों से नीचे उतर ही रहे थे। तभी उन्हें किसी पायल की आवाज आई। ये उन सबके लिए बहुत ही डरावनी घटना थी क्योंकि वहां पे ना ही कोई लड़की थी जिसने पायल पहनी हो और ना ही कोई पायल रखी थी। फिर ये आवाज आई कहां से? वो सब बहुत तेज भागे और उन्हें पीछे से कोई आवाज मार रहा था। लेकिन उन लोगों ने पीछे नहीं देखा और दीवार कूद के चले गए। राहुल ने हमें बताया कि उस रात उन चारों दोस्तों के सपने में एक लड़की आई जिसने पायल पहनी हुई थी। क्या ये सब अजीब नहीं? क्योंकि बावली में भी उन्हें पायल का शोर आ रहा था। ये एक बहुत ही अजीब और रहस्यमय घटना हुई थी जो शायद और भी बहुतों के साथ हुई होगी। दोस्तों, वो कुएं से जुड़ा एक ऐसा राज है जिसकी वजह से बहुत लोगों ने वहां भूतिया घटनाएं महसूस की हैं। यूं तो वो कुआं एक जलाशय की तरह इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन एक बार उस कुएं में काला पानी भर गया था जो लोगों को अपनी ओर सम्मोहित करता था, जिसके चलते काफी लोगों ने उस कुएं में कूद के खुदकुशी कर ली। और तब से वो कुआं
मौत का कुआं कहलाने लगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि क्योंकि वहाँ बहुत लोगों के साथ कुछ ना कुछ डरावना हुआ है, इसीलिए वहाँ अब गवर्नमेंट ने कुएं को लॉक करवा दिया है और वहाँ के सारे कमरे भी लॉक करवा दिए गए हैं। बावली का एक वक्त निर्धारित कर दिया गया है, सुबह 9 बजे से शाम के 5:30 बजे तक। वहाँ आप घूमने जा सकते हैं, लेकिन ऊपर के सभी रास्ते बंद कर दिए गए हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको राहुल की ये कहानी? अगर पसंद आई तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आपके पास भी इस तरीके की कोई कहानी है जो आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक ईमेल आईडी दिया गया है, आप हमें वहां पे मेल कर सकते हैं। आपकी कहानियां हम सुनाएंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल डरावनी दास्तां पर। आज मैं जो कहानी आपके लिए लेके आई हूँ वो टाइम ट्रैवल की एक सच्ची कहानी है और एक सच्ची घटना है। तो वक्त जाया ना करते हुए आइए बढ़ते हैं कहानी की ओर। भविष्य में कौन नहीं जाना चाहता? हम में से बहुत लोग ऐसे हैं जो बस यही सोच के परेशान होते हैं कि भविष्य में क्या होने वाला है, कैसा रहेगा अगर आपको ये मौका मिले कि आप जान पाए कि हमारा भविष्य कैसा होगा। आज मैं आपके सामने एक ऐसे शख्स की कहानी लेके आई हूं जिसने दावा किया था कि वो टाइम ट्रैवल करके आया है। उस शख्स का नाम था नोआ। उसने बताया कि वो सन 2030 से सन 2017 में आ गया है। नोआ ने ये बताया कि वो ऐसे कई बार टाइम ट्रैवल कर चुका है, लेकिन इस बार मिशन में फेलियर के चलते वो कुछ साल पीछे आ चुका है। बहुत से लोगों को नोआ की बात पे यकीन नहीं हुआ, लेकिन एक YouTube चैनल ने नोआ का लाई डिटेक्टर टेस्ट किया, जिसमें कि नोआ पास हुआ। यानी कि नोआ सच बोल रहा था कि वो टाइम ट्रैवल में फंस चुका है। उसने एक अहम बात बताई कि सन 2030 तक लोगों को टाइम ट्रैवल की टेक्नोलॉजी के बारे में बता दिया जाएगा, मगर उसका इस्तेमाल कौन कर सकता है ये गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, क्योंकि टाइम ट्रैवल जान से खेलने के बराबर है। उसने ये भी बताया कि 2030 तक भारत में टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से बढ़ेगी। सेल्फ ड्रिवन कार्स, ऊंची ऊंची इमारतें, ये सब हमारे देश को डेवलप कर चुकी होंगी। नोआ ने बताया कि 2030 तक पहुंचते पहुंचते लोग आज के मुकाबले काफी ज्यादा स्मार्ट होंगे। उसने ये भी खुलासा किया कि टाइम ट्रैवल जैसी दुर्लभ टेक्नोलॉजी महज एक चिप की मदद से पॉसिबल हो पाएगी, जो लोगों के शरीर में फिट की जाएगी, जिससे इंसान का दिमाग आज के मुकाबले 6 गुना ज्यादा स्मार्ट बन जाएगा। इतना ही नहीं, बल्कि नोआ ने अपने हाथ में लगी चिप का खुलासा भी दुनिया के सामने किया, जो कि एक एक्सरे में बिल्कुल साफ दिखाई दे रही थी। क्योंकि नोआ के इस खुलासे के बाद उसकी वीडियो और वो दुनिया में तेजी से वायरल हो रहे थे। इसके चलते उसको बहुत से YouTube चैनल्स ने इंटरव्यू पे बुलाया और साथ ही साथ कई मीडिया चैनल्स ने। हम ये तो नहीं कह सकते कि नोआ सच बोल रहा है कि नहीं, लेकिन एक्सरे में आई वो चिप और नोआ का लाई डिटेक्टर टेस्ट कहीं ना कहीं ये संकेत देते हैं कि टाइम ट्रैवल जैसी टेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं ज़रूर है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको नोआ की ये कहानी? अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें। हम आपके लिए बहुत सारी ऐसी वीडियोस लाएंगे जिसमें कि हम आपको कुछ मिस्टीरियस फैक्ट्स, कुछ सच्ची हॉरर स्टोरीज़ के बारे में बताएंगे। और अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है जो आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक ईमेल आईडी दिया गया है, आप वहां पे हमें मेल कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। आपकी कहानियाँ हम सुनाएंगे। बजरंग बली एक ऐसा नाम जिनकी वजह से कोई भी बुरी आत्मा, कोई भी भूत पिशाच हमें छू नहीं सकता। जिनकी कृपा अगर एक बार हम पर हो जाए तो हमारे सारे काम अपने आप ही बनते चले जाते हैं। आज की कहानी है आलोक की, जिसका ये कहना है कि एक बार उसकी जान बजरंग बली ने बचाई। तो आइए बढ़ते हैं कहानी की ओर और जानते हैं पूरा किस्सा।
मेरा नाम आलोक है। मैं उत्तराखंड में रहता हूँ। बचपन से ही मैं हनुमान जी में आस्था रखता हूँ, क्योंकि मुझे बचपन से ही मेरे माँ और पिताजी ने उनके बारे में बहुत कुछ बताया है और खुद भी पूरी श्रद्धा भाव से मैं उनकी पूजा करता हूँ, तो मेरी उनमें सच्ची आस्था है। ये किस्सा आज से तकरीबन 3 साल पहले का है, जब मैं ट्रैवल कंपनी में ड्राइवर की नौकरी करता था। मुझे ज़्यादातर पहाड़ों की टूर पे भेजा जाता था। ऐसे ही मुझे एक बार हिमाचल के एक रिजॉर्ट से एक फैमिली को पिक करना था और दिल्ली ड्रॉप करना था। क्योंकि पहाड़ों में जल्दी अंधेरा होने लगता है, इसीलिए मैं थोड़ा दिन के समय ही हिमाचल के लिए निकल गया, ताकि मैं शाम होने से पहले पहले वहां पहुंच सकूं। मैंने जैसे ही आधा रास्ता क्रॉस किया और टोल लाइन पे पहुंचा, तब मैंने देखा कि वहां बहुत लंबी लाइन थी, क्योंकि बस 2 ही टोल बूथ खुले थे, बाकी के सारे नो सर्विस में थे। मुझे तकरीबन 3 घंटे सिर्फ उस टोल को क्रॉस करने में लग गए। मेरा दिमाग बहुत खराब हो रहा था, क्योंकि मैं बहुत लेट हो रहा था और अंधेरा भी होने लगा था। पहाड़ों में रात के समय ड्राइविंग कहीं हद तक सेफ नहीं मानी जाती। मैं आगे बढ़ता बढ़ता हिमाचल एंटर कर चुका था और गाड़ी में गाने चलाए ताकि सफ़र आसानी से कट जाए। मैं जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ा, मैंने देखा कि सामने एक बोर्ड लगा है जिस पे लिखा है नो एंट्री, डेंजर जोन। लेकिन मेरे जीपीएस में तो यही रास्ता दिखा रहा था और आसपास कोई और था भी नहीं जिससे मैं पूछ सकूं। तो मैंने ये सोचा कि मुझे वही रास्ते पे जाना चाहिए, तो मैं आगे बढ़ा। उस रास्ते पे भी कुछ मुझे ऐसा दिखाई नहीं दिया, लेकिन हाँ, वहाँ थोड़ा अंधेरा बहुत ज़्यादा था। मैं आगे बढ़ ही रहा था, तभी मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे कानों में कोई फूंक मार रहा हो। उस सुनसान सड़क पे किसी के साथ भी कुछ ऐसा होगा तो वो डर ही जाएगा। मैंने हिम्मत जुटाई और आगे बढ़ता गया। तभी मेरी कार की छत पे एक पत्थर आ गिरा। मैंने गाड़ी साइड पे लगाई और देखने लगा कि कहीं और कुछ तो नहीं। मुझे आसपास में कोई भी नहीं दिखाई दिया। चमगादड़ों की बहुत तेज आवाज आ रही थी और तभी मुझे फिर ऐसा लगा कि मेरे कान में किसी ने फूंक मारी। मैं घबरा के गाड़ी में बैठ गया और गाड़ी को जल्दी से अंदर से लॉक कर लिया। मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद यहाँ कुछ आत्माओं का साया है या कुछ तो ऐसा गलत है जिसकी वजह से यहाँ नो एंट्री का बोर्ड लगा था। मैं अपनी पिकअप लोकेशन पे जाने के लिए लेट हो चुका था, तो मैंने गाड़ी स्टार्ट की और थोड़ी स्पीड में आगे बढ़ने लगा। मुझे नहीं पता कैसे, लेकिन मेरी गाड़ी पे पीछे से एक तेज टक्कर लगी, जिसकी वजह से मेरी गाड़ी आधी खाई की तरफ झुक गई थी। यानी अब मेरी जान बचे ना बचे कुछ नहीं पता, क्योंकि हल्की सी हलचल और गाड़ी सीधा खाई में जा सकती थी। मैं बहुत डर चुका था और मुझे बहुत तेज घबराहट हो रही थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मेरी गाड़ी को टक्कर कैसे लगी, जबकि पीछे से तो कोई और गाड़ी थी ही नहीं। उस वक्त मुझे कुछ सूझ नहीं रहा था। मैं अपने कांपते होठों से बस हनुमान चालीसा का जाप करना शुरू किया और बजरंग बली से अपनी रक्षा की प्रार्थना की। मुझे चक्कर आ रहे थे और मेरी आंखें बार बार बंद हो रही थी। मैंने बस पूरे मन से बजरंग बली से मदद मांगी। मेरा सर बहुत तेज दर्द हो रहा था और मैं लगभग आधी बेहोशी की हालत में पहुंच चुका था। तभी मुझे महसूस हुआ कि मेरी गाड़ी को कोई आगे से पीछे की तरफ धकेल रहा है और देखते ही देखते मेरी गाड़ी वापस सड़क पे आ चुकी थी। क्योंकि मैं बिल्कुल भी अपने होशो हवास में नहीं था, तो मुझे कुछ ढंग से तो याद नहीं, लेकिन मेरी गाड़ी का स्टीयरिंग खुद ब खुद घूमने लगा और मेरी गाड़ी आगे बढ़ती चली गई। मैं बिल्कुल सही सलामत अपनी पिकअप लोकेशन पे पहुंच चुका था।
क्योंकि वहाँ कोई इंसान था ही नहीं, तो ये तो बिल्कुल भी मुमकिन नहीं कि किसी इंसान ने मेरी मदद की। हो ना हो वो बजरंग बली ही थे जिन्होंने मेरी जान उस दिन बचाई। शायद आज भी इसीलिए हमारे समाज में जब भी कोई कठिनाई आती है, जब भी कोई विपदा या परेशानी आती है, तो सब सिर्फ बजरंग बली को ही याद करते हैं। और उस दिन जो मेरे साथ हुआ, मुझे इस बात से पूरा यकीन हो गया कि आज तक जितनी भी श्रद्धा, जितनी भी भक्ति मैंने बजरंग बली के लिए दिखाई, उन्होंने स्वीकार की और उस दिन वो मेरी मदद के लिए आए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये सच्ची कहानी? अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, हमें सपोर्ट करें, हमारे चैनल को ग्रो करने में हमारी मदद करें। अगर आप भी अपनी कहानियाँ हम तक पहुँचाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक ईमेल आईडी दिया है, आप अपनी कहानी हमें वहाँ मेल कर सकते हैं। आपकी कहानियाँ हम सुनाएंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल डरावनी दास्तान पर। आज हम जो कहानी आपके लिए लेके आए हैं, ये कहानी है रवि की, जो हमें हमारे एक सब्सक्राइबर ने भेजी है। तो आइए कहानी की ओर बढ़ते हैं। मेरा नाम रवि है। मैं एक एमएनसी में कैब ड्राइवर की नौकरी करता हूँ। क्योंकि मेरी नाइट शिफ्ट होती है तो मैं रात में ही काम करता हूँ। जो किस्सा मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो आज से तकरीबन 1.5 साल पहले का है। फरवरी का महीना था और काफ़ी कड़क सर्दी थी। हर बार की तरह उस रात भी मुझे सारे एम्प्लॉयज़ को घर ड्रॉप करने जाना था। क्योंकि उस दिन सिर्फ 3 ही लोग थे और बाकी के लोग छुट्टी पे थे, तो मुझे बस उन 3 लोगों को ही ड्रॉप करना था। रात के करीबन 3 बज रहे थे। क्योंकि अब मैं सारे एम्प्लॉयज़ को घर ड्रॉप कर चुका था, तो अब मैं ऑफिस की तरफ निकल रहा था। क्योंकि हम लोगों को ऑफिस कैब्स को ऑफिस में ही पार्क करना होता है। मैं आगे बढ़ ही रहा था, तभी अचानक से मैं एक रोड पे पहुंचा और वहाँ बहुत कोहरा था, कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी मेरी नज़र पड़ी और मैंने देखा कि सामने कोई खड़ा है और मुझे हाथ दे रहा है, मानो मुझे रुकने को बोल रहा हो। जब मैं पास पहुंचा तो देखा एक लड़की खड़ी थी और मुझे रुकने के लिए बोल रही थी। मैंने गाड़ी रोकी और शीशा नीचे किया और पूछा, क्या हुआ? वो लड़की बोली, भैया मेरी स्कूटी खराब हो गई है और अब मैं घर नहीं जा पाऊंगी। क्या आप मुझे कुछ ही दूर करोल बाग तक छोड़ देंगे? मेरा घर वहीं पे है। मैंने उसे गाड़ी में पीछे की सीट पे बिठाया और करोल बाग की तरफ बढ़ने लगा। मैं जैसे ही कुछ दूर पहुंचा, मुझे ऐसा लगा कि मैं घूम फिर के फिर से वही जगह आ गया था। मैं उस वक्त दिल्ली कैंट रोड पे था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन मैं आगे बढ़ता गया। अचानक से गाड़ी में ठंड लगने लगी, जबकि एसी ऑफ था और गाड़ी का हीटर चल रहा था। मैंने उस लड़की को बोला कि मैम, अगर आपको ठंड लग रही है तो पीछे एक कंबल रखा है, आप चाहें तो उसे ओढ़ सकती हैं। उसने बोला, थैंक्स रवि, लेकिन मैं ठीक हूँ। मैं गाड़ी चलाता गया और मेरे साथ कुछ अजीब हुआ। मैं तेज स्पीड में गाड़ी चला रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि गाड़ी की स्पीड बहुत स्लो है। लेकिन ये कैसे मुमकिन है? मुझे गाड़ी चलाते हुए बहुत देर हो चुकी थी, लेकिन अभी भी ऐसा लग रहा था कि मैं दिल्ली कैंट रोड पर ही हूँ, आगे बढ़ ही नहीं रहा हूँ। कुछ देर बाद उस लड़की ने मुझे कहा कि क्या आपको नहीं पता कि रात के वक्त ऐसे अकेले नहीं घूमना चाहिए? मैंने हंस के जवाब दिया कि मैम, मेरी जॉब ही कुछ ऐसी है। अब सामने ही करोल बाग था और मैंने उस लड़की को सही सलामत वहां ड्रॉप कर दिया था। अब मुझे ऑफिस की तरफ निकलना था, तो मैंने गाड़ी घुमाई और निकल पड़ा। मैं दिल्ली कैंट रोड पे पहुंचा ही था और पाया कि एक लड़की लिफ्ट मांग रही है। फिर से एक लड़की। मुझे कुछ अजीब लगा।
मैं जैसे ही उस लड़की के पास पहुंचा, मैंने देखा कि ये वही लड़की थी जिसे अभी मैंने करोलबाग छोड़ा था, और वो मुझे देखकर हंस रही थी और बोली, रवि, तुमको बोला था ना रात के वक्त ऐसे अकेले नहीं घूमना चाहिए। मेरी सांसें तेज होने लगी और मुझे बहुत डर लगने लगा। मैंने बहुत तेज गाड़ी भगाई और उस रोड से बाहर निकला। मैं अपना संतुलन मानो खो चुका था। फिर अचानक मुझे कुछ ऐसा याद आया जिसे मैं आज तक भूल नहीं पाया कि वो लड़की मेरा नाम कैसे जानती थी। आज उस बात को 1.5 साल बीत चुका है, लेकिन आज भी वो हंसता हुआ चेहरा मैं भूल नहीं पाया। अब मैं कभी उस रास्ते पे नहीं जाता और ना ही जाना चाहता हूं। मुझे नहीं पता मेरे साथ उस रात क्या हुआ था, लेकिन उस रात का असर आज तक मेरे साथ है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल डरावनी दास्तां पर। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लाई हूँ जो अगर कैमरे में कैद नहीं हुई होती तो आपको शायद उन पे भरोसा नहीं होता। तो आइए चलते हैं वीडियो की ओर और देखते हैं, और अगर आप कमज़ोर दिल के हैं तो इस वीडियो को ना देखें।
नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल डरावनी दास्तान पर। आज की कहानी विक्रम की है। कहानी शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी स्टोरी आप मिस ना करें। आइए बढ़ते हैं कहानी की ओर। मेरा नाम विक्रम है। मैं पुणे में रहता हूँ। मेरे माँ बाबा सोलापुर में रहते हैं। माँ का तकरीबन 4 साल पहले निधन हो गया था और 2 हफ्ते पहले बाबा का। क्योंकि मेरा कोई भाई या बहन नहीं है तो मेरे माँ बाबा की सारी जमीन मेरे ही नाम पे है। उन्होंने माँ के निधन के बाद बताया कि उन्होंने सोलापुर से कुछ ही दूर एक गांव में एक घर खरीदा था जो वो मुझे और मेरी बीवी शालिनी को सालगिरह के तोहफे के तौर पे देना चाहते थे। क्योंकि मुझे इस बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था तो मुझे ये भी मालूम नहीं था कि वो घर दिखता कैसे है और वहां जाया कैसे जाए। मुझे वो घर देखने जाना था तो मैं ऑफिस की छुट्टी लेके शनिवार की रात उस गांव की ओर निकल गया जहां वो घर था। मैं इतना लंबा ड्राइव करके बहुत थक चुका था तो मैंने सोचा कि कुछ देर रेस्ट कर लूं और गाड़ी कहीं साइड पे खड़ी कर लूं। मगर एक मन ये भी था कि एक बार उस गांव में पहुंच जाऊं फिर 5 मिनट के लिए गाड़ी रोक लूंगा। तो मैंने यही सोचा कि एक बार पहले उस गांव में पहुंच जाऊं। मैं उस गांव में एंटर कर चुका था। एक शांत जगह देख के मैंने गाड़ी साइड पे रोक ली। मैं गाड़ी से बाहर निकला और मैंने सिगरेट जलाई और पीने लगा। क्योंकि मैं उस जगह के बारे में सही से नहीं जानता था तो वो घर ढूंढने में मुझे काफी दिक्कत होने वाली थी। मुझे अचानक से लगा कि मुझे किसी ने आवाज दी। मैंने पीछे मुड़ के देखा मगर कोई नहीं था। मैं सिगरेट पी रहा था और आसपास की जगह को देख रहा था। तभी अचानक से आवाज आई, विक्रम। मैंने पीछे मुड़ के देखा तो एक बूढ़े से चाचा मुझे आवाज मार रहे थे। मैंने बोला, हाँ चाचा, आप कौन? आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? उन्होंने बोला, तुम्हें कौन नहीं जानता, मैं तो तुम्हें अच्छे से जानता हूँ, तुम्हारे बाबा को भी। मैं ये सुन के थोड़ा चौंक गया और सोचा कि क्या पता ये पापा के दोस्त हों। उन चाचा ने मुझे बोला, चलो मेरे घर चलो, आज की रात मेरे साथ ही बिताओ ना। मैंने कहा, ठीक है, चलो आपका घर कहाँ है? वो और मैं साथ साथ चलने लगे और मुझे गांव के बारे में बताने लगे कि बहुत साल पहले यहाँ किसी ने आत्महत्या कर ली थी। उसकी आत्मा गांव में आज भी घूमती है और इधर उधर भटकती है और लोगों का मानना ये है कि अंधेरा होने के बाद घर से ना ही निकला जाए तो ही बेहतर है। मैंने कहा, अच्छा, लेकिन मैं नहीं मानता ये भूत आत्मा जैसा कुछ होता है। चाचा बोले, बेटा, सब अपनी अपनी सोच है। कुछ ही देर में हम उनके घर पे पहुंचे। उनका घर दिखने में ऐसा था जैसे बहुत सालों से वहां सफाई ना हुई हो। मैंने पूछा कि चाचा, आपके साथ कौन कौन रहता है? चाचा बोले, मैं और मेरा बेटा, बस। मैंने पूछा, वो कहाँ है? तो उन्होंने बड़े अजीब लहजे में जवाब दिया कि वो कहीं भी हो लेकिन हमेशा मेरे साथ है, मैं उसे कहीं नहीं जाने दूंगा। मैंने कहा, चाचा, मैं टॉयलेट जाना चाहता हूँ, किधर से जाऊं? उन्होंने बोला, आगे से उल्टे हाथ पे। मैं टॉयलेट गया और जैसे ही वहां से निकलने लगा मेरी नजर बगल वाले कमरे की दीवार पे पड़ी जहां उन्हीं चाचा और उनके बेटे की तस्वीर लगी हुई थी। मैं उनके पास गया
और मैंने उन्हें बताया कि मैंने आपके बेटे की तस्वीर देखी है, तब उन्होंने रोते हुए मुझे बताया कि उनके बेटे को कुछ साल पहले चोरों ने गोली मार दी थी। मुझे ये सुन के बहुत अफसोस हुआ। मैंने चाचा को बोला, क्या मैं कुछ देर लेट सकता हूँ? मेरी कमर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। तभी चाचा वहां से उठ के चुपचाप चले गए और मैं लेट गया। मैंने सोचा कि मुझे शालिनी को एक बार कॉल करके बता देना चाहिए कि मैं यहाँ रुका हुआ हूँ, मगर मेरे फ़ोन में तो नेटवर्क ही नहीं आ रहे थे। मैंने सोचा कि क्या पता यहाँ लैंडलाइन लगा हो, तो मैं कमरे से बाहर निकला और इधर उधर लैंडलाइन देखने लगा। अब लैंडलाइन मिल चुका था तो मैं शालिनी को कॉल मिला ही रहा था, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिससे मैं बहुत डर गया। पहली बेल बजते ही कॉल अपने आप कट हो गया और दूसरी तरफ से किसी के जोर जोर से हंसने की आवाज आ रही थी। क्योंकि ये मेरा वहम भी हो सकता था, तो मैंने एक बार कॉल लगाया, लेकिन दोबारा दूसरी तरफ से हंसने की आवाज आने लगी। मैं बहुत डर गया था और वहां से भागा। अचानक मेरा पैर टेबल से टकराया और मैं गिर गया। मैंने देखा कि सामने की दीवार पे उन चाचा के बेटे की तस्वीर टंगी हुई थी, जिसपे फूल की माला चढ़ी हुई थी और बगल में ही उन चाचा की। मैं बहुत डर गया था कि चाचा तो जिंदा है, तो उनकी फोटो पे माला क्यों? मैं दौड़ता दौड़ता चाचा को पूरे घर में ढूंढने लगा। तभी आवाज आई, क्या हुआ बेटा? माला देख के डर तो नहीं गए? ये सुन के मेरा पूरा शरीर कांपने लगा और डर के मैं अपने कदम पीछे बढ़ाने लगा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं बस वहां से निकलना चाहता था। मैं जैसे ही पीछे की तरफ मुड़ा, तभी मेरा सिर अचानक किसी चीज से टकराया और उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। जब मेरी आंख खुली, मैंने देखा कि मेरे आसपास बहुत से लोग खड़े हैं और मुझसे पूछ रहे हैं कि बेटा तुम ठीक तो हो ना? मैंने गांव वालों से पूछा कि मुझे क्या हुआ। तब उन्होंने बताया कि मैं गलती से उस घर में चला गया था जहां पे आज भी एक आदमी की आत्मा भटकती है और जो अक्सर बहुत लोगों को दिखाई देती है। मेरे साथ जो हुआ उस पे यकीन कर पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ऐसा होगा ये कभी मैंने कल्पना भी नहीं की थी। मुझे इन सबको भूलने में अभी शायद बहुत वक्त लगेगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको विक्रम की ये कहानी? अगर कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सपोर्ट करें। अगर आप भी अपनी कहानी हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल आईडी दिया है, आप अपनी कहानी हमें वहां ईमेल कर सकते हैं। आपकी कहानियां हम सुनाएंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल डरावनी दास्तान पर। आज की कहानी मंजली की है, तो आइए बढ़ते हैं कहानी की ओर। ये कहानी है मंजली की, जो उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में रहती। वो अपने परिवार के साथ रहती थी, जिसमें उसके माँ बाप और एक बड़ा भाई था। मंजली महज 6 साल की थी और छोटी होने की वजह से बहुत चुलबुली भी थी। जो कोई भी उससे मिलता, सबका मन करता उसे प्यार करने को। उसकी हरकतें थी ही इतनी प्यारी। हर रोज की तरह वो सुबह स्कूल जाने के लिए तैयार हुई और उसने देखा कि उसके पापा मम्मी कुछ बात पर लड़ रहे हैं, लेकिन मंजली को देखते ही रुक गए। मंजली अपने भाई के साथ स्कूल के लिए निकल जाती है। हर बार की ही तरह वो स्कूल में मन लगाकर पढ़ाई करती है और छुट्टी होते ही अपने भाई के साथ घर आ जाती है। लेकिन जैसे ही वो घर आती है, वो देखती है कि उसके पापा मम्मी घर का सामान बांध रहे होते हैं और वो पूछती है
तो मम्मी बोलती है कि अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, पापा की पोस्टिंग दूसरे शहर में हो गई है, तो हम सब वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। ये सुन के मंजली की आंख में आंसू आ जाते हैं और वो बोलती है कि मैं कहीं नहीं जाऊंगी। ये बोल के ही वो अपने कमरे में चली जाती है। अगले दिन जैसे ही उसकी मम्मी उसको उठाने आती है, वो देखती है कि मंजली को बहुत तेज बुखार होता है। वो जल्दी से डॉक्टर को बुलाती है। मंजली को लगातार 1 हफ्ते तक बुखार रहता है, जिसकी वजह से उसके पापा अकेले ही चले जाते हैं और बोलते हैं कि जब मंजली की तबीयत ठीक हो जाए तब वो सब लोग वहां आ जाएं। 1 हफ्ते बाद मंजली की तबीयत पूरी तरह से सही हो जाती है और अब उसकी मम्मी सोचती है कि अब उनको जाना चाहिए। लेकिन तभी देखते हैं कि वो रोने लगती है और जोर जोर से बोलती है कि मैं नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। मंजली की माँ को कुछ समझ नहीं आता और वो सोचती है कि अब मुझे मंजली को जबरदस्ती लेके जाना होगा। अगले दिन जब वो निकलने लगते हैं, तब अचानक मंजली बेड से गिर जाती है। उसकी माँ जल्दी से डॉक्टर को घर बुलाती है और डॉक्टर बताता है कि मंजली के हाथ की हड्डी टूट गई है। डॉक्टर प्लास्टर कर देता है और 2 हफ्तों के लिए बेड रेस्ट की सलाह देके जाता है। 2 हफ्तों बाद मंजली का हाथ पूरी तरह से सही हो जाता है और अब उसकी माँ सोचती है कि अब शहर छोड़ के जाने का सही समय है। वो सोचती है कि 1 हफ्ते बाद जाया जाए। एक रात अचानक से उसे मंजली के कमरे से बहुत तेज आवाज आती है। ऐसा लगता है मानो कोई तेज तेज चिल्ला रहा हो। जैसे ही कमरे में जाती है, वो देखती है कि मंजली जोर जोर से बेड में अपना सिर मार रही है और रो रही है। मंजली की माँ को ये बात बहुत अजीब लगती है और वो डर जाती है। वो अगले दिन अपनी एक पड़ोसन को ये बात बताती है और वो उसे पास के एक मौलवी के पास जाने की सलाह देती है। अगले दिन मंजली की माँ उसको एक मौलवी के पास लेके जाती है और बताती है कि इसके साथ जो भी कुछ हो रहा है वो सही नहीं लग रहा। मौलवी उसको तावीज पहना देता है और बोलता है कि इसे मत उतारना। मंजली और उसकी माँ घर आ जाते हैं और उसी रात फिर मंजली के कमरे से आवाज आती है। वो जोर जोर से रो रही होती है। मंजली की माँ देखती है कि मंजली अपने गले से तावीज निकाल के फेंक चुकी है। उसकी माँ डर के अपने कमरे में लौट जाती है और पूरी रात इसी घबराहट में रहती है कि आखिर मंजली को हुआ क्या है। अगले दिन मंजली और उसकी माँ फिर से उसी मौलवी के पास जाते हैं और उसकी माँ उस रात का पूरा किस्सा बताती है। मौलवी साहब को यह पक्का हो चुका था कि मंजली के साथ कुछ तो गलत हो रहा। वो मंजली की माँ को बोलते हैं कि शाम को वो घर आएंगे और पता लगाएंगे। शाम को मौलवी साहब घर आते हैं और मंजली के कमरे में जाते हैं और उसकी माँ को बोलते हैं कि मंजली के हाथ पैरों को बांध दे ताकि वो खुद को नुकसान ना पहुंचा पाए। मौलवी साहब को यह पता चल जाता है कि मंजली पे किसी चीज का साया है। बहुत देर पूछने के बाद वो देखते हैं कि वो साया मंजली के अंदर आ जाता है और मंजली पागलों जैसा व्यवहार करने लगती है। वो साया मंजली के अंदर होता है और अपने बारे में बताना शुरू करता है। वो बोलता है कि उसका नाम फिरोज है। इस परिवार की ही तरह उसका भी एक परिवार था जो इसी गांव में रहता था। उसकी एक बेटी थी जिसका नाम साइमा था, जो 5 साल की थी। एक दिन खेलते खेलते उसका पांव फिसला और वो नहर में गिर गई और नहर में गिरने की वजह से उसकी तुरंत मौत हो गई। उसने बताया कि ये बात उससे बर्दाश्त नहीं हुई क्योंकि वो अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था। उसने भी उसी नहर में कूद के अपनी जान दे दी। उसके घर वालों ने उसे दफना दिया, ठीक वहां जहां इस वक्त मंजली का घर है।
क्योंकि ये जगह पे पहले कब्रिस्तान हुआ करता था और आसपास के गांव वालों को इधर ही दफनाया जाता था। उसने बताया कि आज तक उसकी आत्मा अपनी बेटी की तलाश में भटक रही है। जब मंजली का परिवार इस जगह पे रहने आया तो उसे लगा कि उसकी बेटी लौट आई है और उसने बताया कि ठीक मंजली के कमरे की ही जमीन के नीचे उसकी कब्र है और वो नहीं चाहता कि मंजली उससे दूर चली जाए क्योंकि उसे अपनी बेटी की तरह मंजली से लगाव हो चुका है। मौलवी साहब को सब कुछ समझ आ चुका था। अगले दिन उन्होंने फिरोज की आत्मा शांति के लिए प्रार्थना की ताकि उसकी आत्मा मुक्त हो सके और मौलवी साहब की वजह से फिरोज की आत्मा मुक्त हो गई। क्योंकि अब सब कुछ सही हो चुका था तो मंजली और उसकी माँ अपने पापा के शहर चले गए जहां उनकी पोस्टिंग हो चुकी थी। अब वो परिवार वहीं रहता था क्योंकि मंजली के साथ 6 साल तक जो बीता वो शायद वो भूल नहीं पाई क्योंकि बचपन की कुछ यादें हमारे साथ ताउम्र रहती हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मंजली की ये कहानी? अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें